गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों एक सेकंड। हाँ जी बच्चों। हाँ बच्चों, अब कर लिए एक्सरसाइज 3। हाँ जी, इसमें बच्चों पूछो डाउट्स। आई पार्ट। सेकंड क्वेश्चन तो बच्चों होना चाहिए बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन हमने किया है क्लास में। सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट ही चेंज हुआ है। सेकंड ट्राई करो दोबारा। फोर्थ देखो। फिफ्थ का बी पार्ट तो फैक्चुअल है ना। ये बस अ, याद ही रखना है। इसीलिए मैंने कहा था, याद है कि थोड़ी जगह छोड़ो कि कुछ ना कुछ मिलेगा क्वेश्चंस में से जो नोट कर लेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन देखो, वायर फ्रेम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो ये वायर फ्रेम सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर रहा है। व्हाट फोर्स विल एक्ट ऑन द फ्रेम ड्यू टू सरफेस immediately after some soap solution is dropped inside it? T1 and T2 are surface tensions of water and soap solutions, respectively. हाँ जी। तो इसमें बच्चों आप क्वेश्चन से ये समझ गए होंगे कि अंदर सोप सॉल्यूशन है, बाहर वाटर है। मेरे को ये बताओ बच्चों कि इस केस में मतलब फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब जैसे जो वाटर वाली सरफेस टेंशन है, लेट्स से वाटर के कारण जो फोर्स लग रही है, सरफेस टेंशन वाली, वो किधर को लगेगी इस फ्रेम के ऊपर? लेफ्ट, राइट, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, मतलब इस फिगर के हिसाब से ऊपर नीचे, बताओ किधर को लगेगी फोर्स? बोलो भाई। आंसर करो भाई। अभी तक दो लोगों ने भेजा है, ठीक है उनका। जसगीत बताओ किधर को लगेगी फोर्स? जसगीत आप ऐसे कह रहे हो? तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? आ, आप सोचो, अगर आप इसका साइड व्यू सोचोगे, मतलब मान लो मैं अभी सिर्फ ये जो ये वाली वायर है, ए वाली, मैं इसका एफबीडी बनाऊं। अगर आप इसका साइड व्यू सोचो, तो ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन ही तो है जो हमने क्लास में किया था कि एक वायर को हमने पानी के अंदर डाला हुआ है ना? तो इस पे फोर्सेस कैसे लगेंगी? इस पे मतलब ये इस तरह से सरफेस बनेगी तो यहाँ पे ऐसे लगेगी, और इधर से भी ऐसी सरफेस बनेगी। तो मतलब इस पे एक तरफ से जो लगेगी, राइट साइड वाली तरफ से, वो लगेगी सोप के कारण, T2 into A, और लेफ्ट साइड से लगेगी वाटर के कारण, T1 into A। जसगीत मेरे को पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद कहना यही चाहते थे, बट आपने गलत बोल दिया, आपने बोल अपवर्ड दिया। मतलब ये इस फिगर के हिसाब से तो आउट ऑफ प्लेन बना ना ये। बच्चों बात समझ आ रही है?
तो अब अगर हम सारी ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाएगी? मतलब एक सेगमेंट पे आ गया T1 प्लस T2 इंटू ए, है ना? सिमिलरली यही सेम फोर्स ऊपर भी आ जाएगी। तो T1 प्लस T2 के साथ 2A की टर्म आएगी, एक तो। फिर राइट साइड वाले से 3A बन गया। और ये जो नीचे वाली 2 हैं, इनसे 2B आ गया। और ये जो नीचे वाली हैं, इनसे कितना आ गया? A माइनस L, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? फिर तो कोई बना ही नहीं आंसर। इज इट? फिर तो वो जो T1 प्लस T2 बनेगा ना? नहीं, मानना तो हमें यही पड़ेगा कि वो फ्लोट कर रहा है। अगर वो पानी के अंदर ही चला गया, फिर तो सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट ही फ्लॉड हो जाएगा ना। बच्चों, बी तो आंसर तब बनेगा अगर हम मतलब ऐसे मानते हैं फोर्सेस, है ना? कि हम कहें पानी ने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा। करंट जो आप कह रहे हो वो तो बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा एंगल में चेंज आएगा ताकि स्टिल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। नहीं, बन नहीं रही बात है। इस तरह तो सेंस नहीं बनती फोर्सेस देने की। ये तो तब होती है अगर फिल्म होती। मतलब जैसे आपको याद है हमने वो थ्रेड वाला क्वेश्चन किया था, थ्रेड में टेंशन वाला। तो नहीं नहीं, करंट फर्क है। यहाँ रिजिड है ना फ्रेम। फंडामेंटल डिफरेंसेस की कहाँ बीच में एक सरफेस होना, मतलब सिर्फ एक फिल्म होना, और कहाँ एक है कि पूरी पानी की सरफेस है।
तो एक्चुअली ना एक बहुत जो मतलब फंडामेंटली जो इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई वो ये है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट मेंशन होना चाहिए। बेसिकली अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट मेंशन हो तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है ना? कि वो किस टाइप की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये इसमें ना नोट करो ये आप कि अगर तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री मानते हैं, आप समझ रहे हो? दोनों का, तब तो ये बनेगा। और अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 मानते हैं, फिर ये बनेगा डी वाला, लेकिन उसमें बीच में प्लस होना चाहिए। इजंट इट बच्चों? ये बात क्लियर हो गई सबको? चलो आगे बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों हम इस तरह से मानते हैं, एक्चुअली तो वही फिगर था जो अभी हमने बनाया हुआ था कि ऐसे फोर्सेस लग रही हैं। जैसे यहाँ क्लियरली दिया हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट और सारा कुछ। ये हमने किया ही था ना क्लास में ये क्वेश्चन। क्या उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर गलत आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है बच्चों, इज इट? मतलब आपका बन जाएगा 2TL इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर जी, है ना? हम्म, एक एल भी आएगा यहाँ पे जो कट जाएगा। सिक्स का आंसर बच्चों ये कर लो प्लीज। आगे बच्चों। सर सेवेंथ बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन समझ आ गया आपको क्या सिचुएशन बन रही है? मतलब ऐसे स्फीयर है और
और मतलब इसके बाहर वाटर है तो वाटर की इस तरीके से सरफेस बन गई, राइट? तो जब वो एक्सेस प्रेशर को आप हाइट वाले प्रेशर से इक्वेट कर दोगे, राइट? बच्चों इसमें मतलब एक बात यही किया ना बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक बात क्लियरली मेंशन होनी चाहिए थी, है ना, जो मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि होल में क्या माना कि पहले एयर है कि नहीं है। मतलब फिर तो सीधा रो जी एच को 2s बाय आंसर, आई थिंक रो जी एच को 2s बाय आर से इक्वेट करके आ रहा होगा, है ना? तो मतलब बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो अंदर एयर है वो पी नॉट पे ही है ना? कि भी अंदर एयर है। हम्म, और एट्थ आप समझ गए होगे बच्चों, है ना? ये इसमें ऐसे बन जाएगा, वेसल के नीचे होल। राइट बच्चों? ओके, व्हाट अबाउट जे पार्ट? जे बोला था मैंने कि नहीं? थर्ड बच्चों मैं भी आपको कराई देता हूँ क्लास में। और बताओ। सेकंड अभी और ट्राई करो, सेकंड नहीं बताऊंगा मैं। चलो बच्चों ऐसे करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आई थिंक ये जो डाउट्स हैं और क्लियर हो जाएंगे आपको। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसका आंसर निकला बच्चों एफईडी बना के ऐसे? बस दो लोगों ने किए? निष्ठा, आदित्य, गुरसाहिल, हुआ कि नहीं? तो बच्चों क्या क्या आएगा देखो इसके एफबीडी में, अगर हम देखें। इसकी एमजी फोर्स, हॉरिजॉन्टल से जो भी ट्यूब से नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ठीक है ना, उसकी वो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों तरफ से, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बेस पे प्रेशर पी नॉट है, तो यहां से फोर्स आएगी पी नॉट इंटू ए। करेक्ट। इधर बच्चों ऊपर से फोर्स आएगी सरफेस टेंशन की, लाइक दिस।
राइट बच्चों, जो कि पूरा गोल घूम रही होगी, है ना? एंड बच्चों, ऊपर से भी प्रेशर फोर्स लग रही होगी। अब बच्चों यहाँ पे फिर आप एक बात समझ पा रहे हो कि ये फोर्स फिर यहाँ तो कांस्टेंट प्रेशर ही है पी नॉट, तो वो पी नॉट इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ही हो जाएगी, जो कि ए ही होगा, है ना बच्चों? कि अदरवाइज तो मैं उसको मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर दिखाऊंगा, बट अब हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, मुझे पता है कि उन सबका रिजल्टेंट फाइनली नीचे को ही आएगा, जो कि प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा। मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस करवा दिए इस कंसेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको भेजा था उसमें भी यही यूज हो रहा था। वो करण आपने जो भेजा था ना, उसमें से एक कंपोनेंट था आंसर, दूसरा नहीं है। उसे एक टर्म में गलती है कुछ, मतलब जो बाद वाली टर्म थी आपकी वो है आंसर मेरे ख्याल। एक बार उसको देख के मुझे मैसेज करना दोबारा, ठीक है? मैं देखूंगा। बस यहाँ अब फोर्सेस बैलेंस कर दो। एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भेजा था आदित्य। आदित्य एक्चुअली बिल्कुल फोन व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता, इसलिए आदित्य को पता ही नहीं। तुमने भेजा था मुझे? अच्छा, हाँ वो ठीक था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो मुझे व्हाट्सएप पे नहीं आया था, मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो गई। हाँ ठीक है। तो बच्चों, यहाँ फोर्सेस जब आप बैलेंस करोगे क्या बनेगा देखो, पी नॉट ए प्लस एम जी क्या हो जाएगा? रो पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि ये सिलेंडर ही है ना? हमने वो थोड़ा सा पार्ट इग्नोर किया है जो मतलब टॉप पे कर्वेचर सा आएगा। मुझे एक बार ध्यान से सोच के बताना कि क्या सिमिलरली हमने पहले वाली डेरिवेशन में भी कुछ ना कुछ चीज ऐसे मतलब अज्यूम की थी। तो ये हो गई फोर्सेस नीचे को, ऊपर को हो गई पी नॉट ए, और सरफेस टेंशन के कारण क्या हो गई? एस इंटू 2 पाई आर इंटू उसका वर्टिकल कंपोनेंट कॉस थीटा। तो जब आप इन फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है बच्चों, समझ आ गया? हम्म। तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे हल्की सी अप्रोक्सीमेशन थी कि मतलब हमने सिलेंडर ही मान लिया प्रैक्टिकली, या आप ये कह लो कि हमने एग्जैक्टली हम स्पेसिफाई ही नहीं करते कि हाइट एच कौन सी है ना? ऐसे ही क्या ऊपर भी हमने कोई अप्रोक्सीमेशन ली है? मतलब आप देखो ना, ऊपर भी तो हमने क्या किया,
सीधा बस प्रेशर को फटाफट रो जी एच लिख दिया, है ना। वहां कौन सा हमने एग्जैक्टली स्पेसिफाई किया कि हाइट एच कौन सी है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो हाइट में फर्क है ना थोड़ा सा, एजेस और सेंटर में। तो आप समझो कि जो हमने ऊपर अप्रोक्सीमेशन मानी है वही नीचे मानी है, राइट। ऊपर भी हमने उसको प्रैक्टिकली सिलेंडर ही माना है फॉर द पर्पस ऑफ हाइट, नीचे भी हमने यही किया। उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो अगर एग्जैक्ट शेप लें तो भी निकाल सकते होते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ओके, एक अगला एग्जांपल ट्राई करते हैं। बच्चे सिचुएशन समझो ध्यान से। हमने बच्चों दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स को बहुत पास पास रख के एक, कहाँ गई स्क्रीन? हाँ जी, हमने बच्चों दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स को बहुत ही पास पास रख के एक पानी के वेसल के अंदर इमर्स किया। ठीक है जी, सिचुएशन समझ आती है? मतलब बेसिकली अब हमने कैपिलरी ट्यूब लेने की जगह दो प्लेट्स ली हैं जिनको बहुत पास पास रखा है, राइट। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा कि एज इफ मतलब दो लाइंस ही दिखेंगी, मैंने इसलिए थोड़ा साइड व्यू दिखाया है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो these are large parallel plates। तो बच्चों इन प्लेट्स के अंदर पानी राइज कर जाएगा ऊपर को। आपको इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन दी हुई है डी। इसके अलावा यू नो द सरफेस टेंशन, यू नो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यू नो थीटा, राइट। फाइंड द हाइट
which liquid rises? बच्चों जो गलती करोगे ना वो एक फैक्टर की होगी, वो ध्यान रखना बहुत। मतलब कि 2 आएगा या 4 आएगा या कुछ भी ऐसा। बाकी तो आप डायमेंशनली भी निकाल सकते हो कि क्या आंसर बनेगा। खेल तो सारा वो आगे वाले फैक्टर का है, राइट? तो ध्यान रखना। आदित्य ठीक है, हर्ष गलत है। विदुषी गलत है।
जो ध्यान से करो यार, ये होना चाहिए क्वेश्चन। बच्चों मजा नहीं आया मुझे ये क्वेश्चन। मतलब पता है, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली दे दिया बस। ये बड़ा सोच के आपको क्वेश्चन दिया गया था, प्लान्ड। और आपको बहुत क्वेश्चन पहले ऐसे करवाए गए हैं जिससे कि आप ये कर सकते थे। मतलब ये उस सीक्वेंस से दिया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल
इसमें एक मुझे कोई बता सकता है इसमें किस क्वेश्चन का कांसेप्ट यूज होगा? सिलेंड्रिकल बबल, यस। सिलेंड्रिकल वाला बबल मैंने मतलब जानबूझ के बनाया ही इसलिए था क्वेश्चन कि आप यहाँ पे उसका कांसेप्ट अप्लाई कर सको। और जस्ट इससे ऊपर हमने फोर्स बैलेंस वाले क्वेश्चन किए हैं। तो मतलब 100% ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ये ट्राई करो, मुझे आंसर भेजो, मैं बता दूंगा सही है गलत है। मैं तो नहीं करवा रहा। अभी तक सिर्फ एक आंसर ठीक आया मेरे पास आदित्य का। ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है, ये जो हमने ऊपर डेरिवेशन की, आप यहाँ पे एक बात समझो कि हमारी एक बेसिक अजम्पशन है यहाँ पे कि जो हाइट h है दैट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ ट्यूब, है ना? सॉरी उल्टा, कि हाइट h इज लेस देन द लेंथ ऑफ ट्यूब। मतलब हमने तो इस तरह से ही ड्राइव किया ना कि लिक्विड को प्रेशर बैलेंस करने के लिए बस जो भी हाइट चाहिए थी उसने उतना चढ़ गया। तो हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि उसके पास इतनी हाइट अवेलेबल थी ट्यूब की। इजंट इट बच्चों? तो मान लो जो हमारे पास ट्यूब है वो ट्यूब की लेंथ ही इनसफिशिएंट हो, हाइट इनसफिशिएंट हो, तब क्या होना चाहिए? तो भाई लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, एंड लिक्विड ने ऊपर पहुंच के रियलाइज किया कि यार और ऊपर तो जगह ही नहीं है। तो बच्चों क्या होना चाहिए? तो भाई मान लो एच ओ हमने निकाला अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। तो बच्चों क्या होना चाहिए बताओ? शुड द लिक्विड कम आउट? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप से फाउंटेन बन जाएगा कि नीचे से पानी आ रहा है और बाहर गिरता जा रहा है। तो फिर क्या होगा बच्चों?
तो बच्चों आइडियली तो जो मैंने लिखा है वो होना चाहिए था। अब एच नॉट तो हो नहीं सकता भाई, एल ही हो सकता है मैक्सिमम, है ना? तो बच्चों राइट हैंड साइड पे कौन सी टर्म चेंज कर सकती है? The only option which we have which can change is theta। बाकी ना तो पानी की सरफेस टेंशन बदल जाएगी, ना डेंसिटी बदल जाएगी, ना ग्रेविटी बदल जाएगी, ना रेडियस बदल जाएगा ट्यूब का। तो जब बच्चों ऐसा केस क्रिएट होता है तो उस केस में एंगल थीटा चेंज हो जाता है सच दैट वो एल के इक्वल हो जाए। मतलब अगर हम देखें क्या बन गया, इफ आई रीअरेंज टर्म्स, बच्चों किस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया? एच नॉट अपॉन कॉस थीटा जो ओरिजिनली होना चाहिए था विल बी इक्वल टू एल अपॉन कॉस थीटा डैश। मतलब बच्चों इस एक्सप्रेशन से मुझे बताओ क्या होगा एंगल को? एंगल कम हो जाएगा या एंगल बढ़ जाएगा? कॉस थीटा डैश कम हो रहा है, राइट? तो मतलब थीटा डैश बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर नॉर्मली ऐसे ब्लू मेनिस्कस बनना था, इसको थोड़ा और क्लियरली बना देते हैं। ठीक है बच्चों, कि अगर नॉर्मली ऐसा बनना था, अब ऐसा बनने की जगह इस तरीके से बन जाए। ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो ऊपर को हो जाएगा कि कनकेव से कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन गया, रहता इस साइड को ही है। बस इसी से ही बैलेंस हो जाएगा। आप देख रहे हो इससे ही सारी हाइट्स कवर हो जाएंगी ना। मतलब एज थीटा अप्रोचेस 90 आप सारी हाइट्स कवर कर सकते हो उतने में। थीटा 90 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना? वर्स्ट केस सिनेरियो यही है ना, कि ट्यूब की लेंथ जीरो हो गई, मतलब जो कि ऑब्वियसली ट्रिवियल केस ही हो गया। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि मतलब मेनिस्कस कॉन्वेक्स नहीं हो जाएगा, रहेगा ऐसे ही। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? आदित्य क्लियर हो गई ये बात?
ऑलराइट, तो ये बच्चों हमारा सरफेस टेंशन वाला पार्ट खत्म हो गया। मतलब कि नॉन आइडियल फ्लूइड एट रेस्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है बच्चों, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज विस्कोसिटी। तो बच्चों दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन आइडियल फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम बात करते हैं सॉलिड्स में, सॉलिड्स मतलब नॉट ये वाला चैप्टर वाला सॉलिड्स, जनरल मोशन ऑफ सॉलिड्स की जो हम बात करते हैं एनएलएम चैप्टर में, कि एक सॉलिड अगर दूसरे सॉलिड के ऊपर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन आती है इन अ नॉन आइडियल केस, राइट। तो ऐसे ही जब फ्लूइड की जो वेरियस लेयर्स होती हैं, उनमें आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। मतलब एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि सॉलिड में तो फ्रिक्शन फोर्स तब लगती है जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के ऊपर रब कर रहा होता है, बट फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उस फ्लूइड की ही डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगती है। तो मतलब यहां पे जो टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एज विस्कस फोर्स, इट इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ड्यू टू रिलेटिव मोशन, है अब भी रिलेटिव मोशन ही, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। ये बात समझ आ रही है बच्चों कि सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस आ गया? तो मतलब सॉलिड क्या होता है, सिंस इट इज टाइटली पैक्ड, तो एक सॉलिड के ही हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि हाँ सॉलिड की कोई डिफरेंट लेयर्स में कोई रिलेटिव मोशन आ गया। सॉलिड को तो हम मानते ही रिजिड बॉडी है, राइट। बट फ्लूइड के केस में उस फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में ही रिलेटिव मोशन आ सकती है, और उस रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करती है उसको हम कहते हैं एज विस्कस फोर्स। बच्चों ये बात समझ आती है? क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो विस्कस फोर्स का?
One is definitely air drag, yes, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, दैट इज नथिंग बट विस्कस फोर्स ओनली। दूसरा बच्चों, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें कि ग्लास में हमने पानी लिया, राइट, हमने उसको, जैसे हम मान लो कुछ भी शिकंजी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमने उसको चम्मच से घोला और छोड़ दिया, तो फाइनली अपने आप रेस्ट पे आ जाता है ना? तो वो कैसे आ रहा है? ड्यू टू विस्कस फोर्स आ रहा है। आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो कि जनरली ऑयल जो होता है, ऑयल हो गया, हनी हो गया, ये ज्यादा विस्कस होते हैं कंपेयर टू वाटर, चिपचिपे से होते हैं, है ना? तो अब ये बच्चों किस तरीके से एक्ट करती है विस्कस फोर्स, देखो। जैसे मान लो ये बच्चों एक जैसे लेक टाइप सिचुएशन है, ठीक है, इमेजिन करो कि एक लेक में पानी है। तो मान लो हमने इसकी टॉप सरफेस को कुछ वेलोसिटी दी, ठीक है, मान लो हमने बोटिंग करनी शुरू की या कुछ भी किया, जिस कारण से इसकी टॉप सरफेस को हमने कुछ वेलोसिटी दे दी, तो उस कारण से क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज आ जाएंगी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, तो कम होती जाएगी। तो बच्चों एक ना हम अजम्पशन मानते हैं कि जो लोअर मोस्ट लेयर है ना, मतलब जो एक तरह से आप कह लो कि ग्राउंड के साथ ही टच कर रही है, हम ये मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही हो गई, या उसकी वेलोसिटी मतलब आई शुड से कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। मतलब क्यों? हम ये मानते हैं कि सरफेस टेंशन वगैरह के कारण कुछ तो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे ना जो चिपके ही होंगे उसके साथ, ग्राउंड के साथ, सरफेस टेंशन कह लो या एडहेसिव फोर्सेस कह लो। ये बात आती है समझ बच्चों?
राइट बच्चों, फिर से एक बार कि हम ये मान लेते हैं कि जो लोअर मोस्ट लेयर है वो तो मतलब जरूरी नहीं कि हर केस में लोअर मोस्ट ही हो, वो तो डिपेंड करेगा आपने मोशन कैसे क्रिएट की हुई है। मतलब जो मोशन, मतलब जो लेयर फाइनली किसी सॉलिड को टच कर रही है उस लेयर की तो वही वेलोसिटी हो जाएगी जो सॉलिड की है। ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का फ्लो है, ठीक है, फ्लो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये लेक टाइप फ्लो है। लेक टाइप फ्लो का मतलब होता है जैसे फ्लूइड की अलग अलग शीट्स फ्लो कर रही हैं। ये हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी। इस टाइप के फ्लो को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। याद है? अब फ्लो तो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मान लो एक पाइप में फ्लो कर रहा हो लिक्विड बच्चों, तो क्या होता होगा, इमेजिन करो। तो जो पूरा सिलेंडर की सरफेस के साथ लिक्विड है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जो बिल्कुल सेंटर में होता है पार्ट उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वहां पे कुछ इस तरीके से फ्लो बनता है। राइट। तो तो इसको ना हम बच्चों, ये जो मैंने अलग अलग वेलोसिटी वेक्टर्स बनाए हैं, अगर हम उन सारे वेलोसिटी वेक्टर्स के एजेस को ज्वाइन करें तो अलग अलग शेप्स बन जाती हैं। जैसे ऊपर वाले केस में लैमिनार फ्लो में जो शेप बनती है वो बनती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इस केस में जो शेप बनती है वो बनती है पैराबोलिक। इसको बोलते हैं हम एज वेलोसिटी प्रोफाइल, मतलब विच यू आर नॉट सपोज टू नो। ठीक है, ये आपको मैं वैसे ही बता रहा हूं। मतलब व्हाट वी आर सपोज टू नो इज बेसिकली, आप ये बात समझ रहे हो कि वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज कर रही है ना। मान लो मैं यहाँ पे नीचे से एक y शुरू कर दूं, तो वेलोसिटी y के साथ वेरी कर रही है। यहां मान लो मैं सेंटर से एक r शुरू कर दूं,
तो वेलोसिटी r के साथ वेरी कर रही है। ये बात समझ आती है बच्चों? तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लो, variation of velocities with distance is different. ठीक है बच्चों? तो ये बिल्कुल फ्लो पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, ऊपर ये हो गया लैमिनार, नीचे हो गया पाइप के अंदर, तीसरा हो गया मतलब अगर हम इमेजिन करें, जैसे बच्चों जब मिक्सी चलती है तो क्या होता है? एक ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल कंटेनर में जो लिक्विड है वो गोल-गोल घूम रहा है ना? तो वो अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग फ्लो बनता है, जिसके बारे में वी आर नॉट बॉदर्ड। वी ऑल नीड टू नो कि अलग होता है और वो कैसे वेरी करता है। इसके लिए हम एक टर्म बनाते हैं व्हिच इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडिएंट। बच्चे ग्रेडिएंट टर्म पहले आई है? मैंने कभी बात की है ग्रेडिएंट की? तो बच्चों जब हम डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो उसको ग्रेडिएंट बोलते हैं। तो जैसे स्लोप भी जो होती है dy बाय dx, स्लोप भी ग्रेडिएंट ही होती है। जहां जहां पे डिस्टेंस के साथ कोई डिफरेंशिएशन आती है उसको ग्रेडिएंट बोलते हैं। जहां जहां पे टाइम के साथ कोई डिफरेंशिएशन आती है उसको रेट बोलते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है। ऑल्दो थोड़ा बहुत मिक्स मैच हो जाता है, बहुत जगह हम डिस्टेंस के साथ वाले को भी कई बार रेट बोल देते हैं, बट वैसे डिस्टेंस जहां पे आता है वहां पे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है? याद करो, फ्लूइड्स वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में भी कोई टर्म ग्रेडियंट जैसी बन रही थी। मतलब मैंने लिखवाया नहीं था, बट एक बार रिकैप लेके कोशिश करो याद करने की। कहीं पे कोई टर्म ग्रेडियंट जैसी बन रही थी? फ्लूइड्स इन मोशन ना, आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये देखो dp बाय dy, यहां भी प्रेशर डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। इसको भी हम कह सकते हैं एज प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है जी? तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो अलग-अलग फ्लोस के लिए अलग-अलग होगा। कहां पे क्या होगा, यू आर नॉट सपोज टू नो।
what you are supposed to know is कि भाई कुछ ऐसा होता है velocity gradient and हमें उसका एक केस आना चाहिए कि laminar flow के लिए ये जो dv by dy होता है ये कांस्टेंट होता है। तो बच्चों अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो कैन आई ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई? है ना? याद करो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है उसको हम लिखते तो dy बाय dx है, बट वो dy बाय dx कांस्टेंट ही आता है ना स्ट्रेट लाइन के लिए, तो उसको डेल्टा y बाय डेल्टा x से भी निकाल सकते हैं हम। क्या हम पैराबोला की स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x से निकाल सकते हैं? है ना? पैराबोला की तो dy बाय dx से ही निकलेगी। तो मतलब बच्चों ये जो मैं सारी कहानी आपको बताई है उसका पर्पस फाइनली ये था कि आप ये समझ जाओ कि भाई लैमिनार फ्लो में ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट होता है एंड विच इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो बच्चों क्या होगा कि यहां पे अगर हम लिक्विड की टॉप सरफेस पे बात करें तो ऑब्वियसली इस पे लोअर सरफेस के कारण फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी जिसको हमने विस्कस फोर्स बोला, और वो विस्कस फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लग रही होगी। तो इसको हमने लिख दिया एज एफ वी, जो विस्कस फोर्स लगेगी टॉप लेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो बच्चों विस्कस फोर्स है इसका जो एक्सप्रेशन आता है दिस टर्न्स आउट टू बी अ न्यू कांस्टेंट ईटा। जैसे फ्रिक्शन में होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया। फ्रिक्शन में एरिया की कोई टर्म नहीं होती, यहां एरिया की टर्म होती है। इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये तो है बच्चों जनरल फॉर्मूला। और लैमिनार फ्लो के लिए ये बन जाता है ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, जनरली सिर्फ ये फॉर्मूला देके काम चल जाता है, बट आई थिंक ये कंटेक्स्ट देना आपको जरूरी था कि ये कहां से आया। ठीक है, यूज आपको ये फॉर्मूला ही करना है सीधा सीधा। ये ईटा को हम बोल देते हैं एज बच्चों आपके माइंड में ना मेंटली आना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, जैसे एक बात आप समझ सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस पे डिपेंड करता है ना, जो रब कर रही है। फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो सिर्फ लिक्विड पे डिपेंड करता है, एक पे डिपेंड करता है।
बच्चों फटाफट मुझे इसके यूनिट्स निकाल के बताओ। यूनिट्स नहीं, डायमेंशंस, या दोनों ही? पहले डायमेंशंस निकालो फिर यूनिट्स लिखते हैं। हाँ जी, तो इसके यूनिट्स निकाल लिए होंगे सबने। बच्चों ये आ जाते हैं m l-1 t-1। तो ये थोड़े से यूनिक यूनिट्स हैं, इन द सेंस अभी तक ये यूनिट्स किसी के नहीं आए थे, किसी क्वांटिटी के। तो यहां से ऑफ कोर्स आप इसके SI यूनिट्स लिख सकते हो, kg पर मीटर सेकंड। CGS लिख लोगे आप, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। अब बच्चों समझने वाली बात या याद रखने वाली बात, ये जो CGS यूनिट है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, इसको हम बोलते हैं स्पॉइज। फटाफट बच्चों CGS और SI में रिलेशन निकालना। तो आप देखोगे कि ये है डेकापोइज, राइट? तो बस कैच पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन में ना हमेशा विस्कोसिटी पॉइज में दी होती है, और ये याद रखना है कि फिर उसको आपको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरा ही लिख लो ताकि गलती ना हो। कई बार उल्टा हो जाता है ना, 10 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो कन्वर्ट इनटू SI बाय डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है जी। चलो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बस 10-15 मिनट का रह गया, अगली क्लास में ही करेंगे।
तुम्हें मैंने उसमें ज़्यादा टाइम दे दिया आज, वो जो प्लेट्स वाला था, नहीं तो आज खत्म हो जाता। तो इसके बच्चों जो क्वेश्चंस होंगे ना, मतलब मैं आपको अभी भेजूँगा मैसेज में, बिल्कुल सिंपल, कि आपको सारा कुछ गिवन है, एक ही टाइप का फ्लो आ सकता है, तो सारी वेलोसिटी गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस आपको तो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट विस्कस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें बच्चों बस एक चीज़ और लिख लेते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं। अगर बच्चों मैं ये विस्कस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं, तो मतलब ये फॉर्मूला तो बन गया थीटा डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। ये किस टाइप का स्ट्रेस बन गया? हाँ, अपने को एक ही केस आएगा, बस लैमिनार का ही आ सकता है और आ ही नहीं सकता। तो ये आप समझ सकते हो कि ये शियर स्ट्रेस है, राइट? राइट बच्चों? चलो, आपने बच्चों मतलब होमवर्क में प्लीज जो भी सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट कर लेना। मतलब आई और जे अब कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। और मैं तो आपको अभी कुछ क्वेश्चंस विस्कोसिटी के मैसेज करूंगा, वो कर लेना, वो 4-5 क्वेश्चन होंगे बस। ठीक है जी। चलो गुरसाहिल, ये गलत है जो आपने लिखा है। चलो इसको कंप्लीट कर लेना बच्चों, क्योंकि अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। चलो, ओके बच्चों, बाय।